बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और हमेशा की तरह रिवायत को बरकरार रखते हुए हमारे साथ आज भी मौजूद हैं शहर बानो अवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे। मेरे ख्याल से साथ नाश्ता चल रहा ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे और हाथ में हमारी तरह चाय का कप लिया होगा और चाय पी रहे होंगे। आज आपने नाश्ता किया? नहीं किया। ये भी शहरबानो ने हमारी एक रिवायत है प्रोग्राम की जिसे बरकरार रखा हुआ है। बगैर नाश्ते के शहरबानो जो है वो पता नहीं कैसे इतनी एनर्जी बरकरार रख पाती देख लें आप 2 घंटे तक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि ये वाली रवायत बरकरार रखी है, हम दूसरी रवायत की जाने पे बढ़ते हैं। जी। हम अच्छी बात से आगाज करते हैं अपने प्रोग्राम का। आज हम प्रोग्राम का आगाज नून मीम राशिद की मशहूर नज्म जिंदगी से डरते हो की इब्तदाई लाइनों से करेंगे। इजाजत? प्लीज प्लीज। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, जिंदगी से डरते हो। आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, आदमी से डरते हो। वाह वाह। आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मानी के रिश्ता हाय आहन से, आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो जो अभी नहीं आई, उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आ गई से डरते हो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये जो आपने ये ना आगही से डरते हो, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत क्या शुक्रिया। बात है। और वैसे ये अपने मैंने नहीं लिखी, ये नून मीम राशिद ने लिखी है। ऑब्वियसली उन्होंने लिखी है, लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। थैंक यू सो मच। तो अपने नाज़रीन को ये भी बताते हैं कि जी नून मीम राशिद का जिक्र हम कर रहे हैं, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। इसी हवाले से आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ भी उनकी नज़म से ही किया और नून मीम राशिद से मुतल्लिक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करते हैं। उनका असल नाम नज़र मोहम्मद राशिद है। यकम अगस्त 1910 को अलीपुर चट्ठा में पैदा हुए। 7 साल की उम्र में शायरी शुरू की। 1942 में उनका पहला मजमुआ मावरा शाया हुआ, जो ना सिर्फ उर्दू आज़ाद नज़म का पहला मजमुआ है बल्कि ये जदीद शायरी की पहली किताब भी है। उनके दीगर शेरी मजमुओं में ईरान में अजनबी, लामुसावी इंसान और गुमा का मुमकिन शामिल हैं। आज़ाद नज़म को आम करने में नून मीम राशिद का नाम सर फहरिस्त है। वो उर्दू के उन चंद शायरों में हैं जिनकी शायरी ना तो महज ज़ुबान की शायरी है और ना महज कैफियत की। उनकी शायरी फिक्र और दानिश की शायरी है। वो खुद भी सोचते हैं और दूसरों को भी सोचने पर आमादा करते हैं। उनकी सोच का दायरा बहुत वसी, बैनुल अक़वामी और आफाकी है। वो मजहबी, जोग्राफियाई, लासानी और दूसरी हदबंदियों को तोड़ते हुए एक ऐसे आलमी इंसान के कसीदे खां हैं जो एक नया मिसाली इंसान है जिसे वो आदमे नौ या नया आदमी कहते हैं। ये ऐसा इंसान है जिसके ज़ाहिर व बातिन में मुकम्मल हम आहंगी है। नून मीम राशिद का इंतकाल 1975 को लंदन में हुआ था। तो आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है जी, हमारी तरफ से ट्रिब्यूट पेश किया गया है सुनो पाकिस्तान की जानिब से। और ये नज्म पढ़ी गई है, अगर इसमें कोई गलती हुई है तो माजरत खाएं, लेकिन कोशिश की गई है कि इसको अच्छे से बयान किया जाए। अजीम, अगर इन लाइनों को गौर से देखा जाए तो इसमें बड़ा लेसन है कि जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम, और फिर आदमी से डरते हो। वाह वाह वाह। जिंदगी का जो असल मजमुआ है वो आदमी ही तो है, तो फिर उसी आदमी से डरते हो। आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी मेरे ख्याल से इज नॉट अबाउट मेल। आदमी इज एज एन इंडिविजुअल, कि जहाँ से इंसानियत की जिंदगी का आगाज हुआ। तो फिर हमें यही मेरे ख्याल से मैसेज ये मिलता है कि जी डरना नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और आदमी ज़बां भी है, आदमी बयां भी है, आदमी से डरते हो? आदमी से डरते हो? नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। और शहरबानो, आगे आज हम क्या करने जा रहे हैं? मुल्क के सियासी दर्जा हरारत की बात करेंगे तो सियासी दर्जा हरारत जो है वो हाई नज़र आ रहा है। कौमी वसाइल की बात करें तो दीगर चीज़ों के खिलाफ ऑपरेशन जारी किया गया है, माफियाज के अगेंस्ट ये ऑपरेशन किया जा रहा है जी। और उसके साथ साथ बात की जाए मईशत की तो गाड़ी किस रफ्तार चल रही है, खेल के मैदानों में क्या पेशरफ्त हुई, आलमी हालात क्या मंजर कशी कर रहे हैं, और जो अहम टॉपिक है फ़लस्तीन इसराइल जंग क्या रुख इख्तियार करेगा, इस पर नज़र डाल। इसराइल फ़लस्तीन जंग, पाकिस्तान भी मैदान में आ गया। मासूम फ़लस्तीनियों से मुकम्मल यकजहती का ऐलान। कौमी क़यादत का इसराइली काबिज़ फ़ौज से फ़लस्तीनियों पर मुज़ालिम फ़ौरी बंद करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब।
नवाज शरीफ की वापसी मुजवजा मंसूबा सामने आ गया। लीगी कायद की आज बरतानिया से सऊदी अरब रवानगी का इम्कान। पाकिस्तान पहुंचने से पहले साबिक वजीर आजम के मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और चीन के दौरे भी मुतवक्के। अहम मुलाकातों का इम्कान। जनवरी में इलेक्शन के नकाद पर JUIF और पीपल्स पार्टी में जोड़ पड़ गया। मौलाना फजलुर रहमान का इलेक्शन के इल्तवा पर जोर। जनवरी में इलेक्शन ना होने पर पीपल्स पार्टी ने सड़कों पर निकलने और भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। चीन में जारी एशियन गेम्स में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी। 190 पाकिस्तानी एथलीट सिर्फ 3 मेडल ही जीत सके। पाकिस्तान मुसलसल दूसरी मर्तबा एशियन गेम्स में कोई गोल्ड मेडल ना जीत सका। मेडल की दौड़ में एशिया पर चीन बाजी ले गया। क्रिकेट का आलमी कप, भारतीय सूरमा कैंगरूज पर भारी पड़ गए। इंडिया का पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से शिकस्त देकर फातिहाना आगाज। ग्रीन शर्ट्स मंगल को श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। शाहीनों की हैदराबाद में भरपूर प्रैक्टिस। तो जी टॉप स्टोरीज आपने मुलाहिजा की। बड़ी खबर की जाने बढ़ते हैं। मशरिक वस्ता में दुनिया की सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई है। आज इस जंग का तीसरा दिन है। मुजाहमती तंजीम हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा जारी है। हमास के मुजाहमतकारों की जानिब से इसराइल पर सरप्राइज हमलों में अब तक 26 सहूनी फौजियों समेत 600 इसराइली हलाक हो चुके हैं और 2000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। मुजाहमतकारों ने इसराइली कमांडर समेत 100 इसराइलियों को यरगमाल भी बना लिया है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी है, जिसमें 370 मासूम फलस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। इस जंग पर दुनिया तकसीम हो चुकी है। अमेरिका ने इसराइल के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है, जबकि तुर्किया, यमन, ईरान समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया जा रहा है। इस्लामी ताउन तंजीम ने भी सख्त रद्दअमल देते हुए तनाज़े का जिम्मेदार इसराइल को करार दिया है और आलमी बरादरी से फलस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालिबा किया है। जबकि चीन ने भी जंग पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए जोर दिया है कि तनाज़े का हल आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम में है। पाकिस्तान ने भी शदीद रद्दअमल देते हुए इसराइली काबिज़ अफवाज से फलस्तीनियों पर मुजालिम फौरी बंद करने का मुतालिबा किया है। इसराइल फलस्तीन जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी तलब किया गया है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। इम्तियाज़ गुल साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ये कहिएगा कि मजमूई सूरत हाल आपके सामने है। ओवरऑल आपको क्या लगता है, सिचुएशन किस तरफ जा रही है? देखिए इस मरतबा जो जंग शुरू हुई है तो इसराइली जर्नैल ने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि अब इस मसले को हम अगले 50 साल के लिए हल करेंगे और उसका मतलब यह है कि वो हर मुमकिन तरीके से हमास को कम से कम डेसिमेट करने की कोशिश करेंगे। जितना भी जुल्म हो सकेगा वो करेंगे, क्योंकि चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे इसराइल हो, वहाँ पे एक एक शख्स की जान को इंतहाई कीमती तस्वुर किया जाता है और जितनी भी उनकी हलाकतें हुई हैं वो उसका बदला ज़रूर लेंगे। तो काफ़ी शदीद टेंशन, तनाव की सूरत हाल है और उसमें मेरा ख्याल है जो अमेरिका की एक कोशिश थी कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान भी ताल्लुकात को नॉर्मल कर ले, तो उनके दरमियान कोई अमन मुआहदा हो जाए, वक्ती तौर पे उस मंसूबे को भी बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि सऊदी अरब इस वक्त उस इलाके का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। वही सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त तक बना हुआ था इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली की राह में। तो वो मंसूबा कम से कम अब तलपट हो गया है। अब देखना है कि जंग कितने दिन जारी रहती है और उसमें सऊदी अरब और तुर्की जैसे ममालिक अपना क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं ताल्लुकात की बहाली के लिए, क्योंकि आपको पता है कि तुर्की के भी बाकायदा इसराइल के साथ 1992 से सिफारती तिजारती ताल्लुकात मौजूद हैं। सर, अक़वाम मुत्तहिदा की अगर बात की जाए तो सलामती काउंसिल का हम इजलास होने जा रहा है। क्या इस तनाज़े का कोई काबिल अमल हल सामने आ सकता है? अगर अक़वाम मुत्तहिदा पे होता तो आज तक फ़लस्तीन के साथ साथ कश्मीर का भी हल निकल आता है। अक़वाम मुत्तहिदा एक बड़े लोगों का क्लब है, बड़े मुल्कों का, और उसमें वही होता है जो बड़े ममालिक चाहते हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका जब भी उसके मफादात का ताल्लुक होता है तो वो सलामती काउंसिल में वो फिर उसको या उसके हक़ में वोट देता है या वीटो कर देता है, जैसे भी उसको सूट करता है। तो उसमें वहाँ से कोई मैं नहीं समझता कोई हल निकलने वाला है, न ही सूरत हाल का दावा होगा जब तक इसराइल अब अपने मकासद हासिल नहीं कर लेता जो जिसका उसने ऐलान किया है। उस वक्त तक ना अमेरिका कुछ कर सकेगा, ना अक़वाम मुत्तहिदा तो खैर ऐसे मामलात में बिल्कुल बेमानी है, बल्कि अमेरिका की तरफ से इसराइल के लिए अब मजीद इमदाद का ऐलान भी होने जा रहा है। और इम्तियाज़ गुल साहब, अगर कोई फैसला होता भी है सिक्योरिटी काउंसिल में तो वीटो पावर तो फिर है यूएस के पास। सर, ये कहिएगा कि इसराइली बर्बरियत तो ढकी छुपी नहीं है, सबके सामने है।
लेकिन इस तरह से हमास की जानिब से एक सरप्राइज़ अटैक जिस तरह से आया, फिर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कि एक ये एंगल भी डिस्कस हो रहा है कि जिस तरह से ये हमला हुआ है और जिस तरह से ये तैयारी नज़र आती है तो इसके पीछे कोई और ताकत नज़र आती है। तो इस हवाले से ये सिर्फ महज कयास राइयाँ हैं या एक प्रॉपर सोची समझी जो है कार्रवाई है? नहीं, सोची समझी कार्रवाई तो ज़रूर है। इतने बड़े पैमाने पे हमले की तैयारियां पता नहीं कितने साल से जारी थी और उसमें सरप्राइज एलिमेंट ज़रूर था। यानी इतनी खामोशी के साथ ये तमाम काम किया गया कि इसराइल को अब वो कहा जा रहा है कि उनका इंटेलिजेंस फेलियर हो गया है और ज़ाहिर है हमास को शाम और ईरान जैसे ममालिक की हिमायत हासिल है, तो उसमें कोई बात नहीं है कि उन्होंने बड़ी खामोशी के साथ अपने भरपूर अंदाज में तैयारी की। अब इसके असल मुहर्रिकात क्या हैं उस पर भी हमें गौर करना पड़ेगा सोशल मीडिया की हेडलाइन से हट के, क्योंकि यहाँ तो हम देख रहे हैं बड़े जज्बाती किस्म के बयानात आ रहे हैं। हमारे बड़े बड़े यहाँ पे जिहादी हैं, तो मेरी तो उनसे दरख्वास्त ही होगी कि आपने जिहाद करना है तो फिर आप सीधा फ़लस्तीन चले जाएं, इसराइल चले जाएं, वहाँ पे इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद कर लें। आपको देखना होगा कि इसराइल की इस वक्त हैसियत क्या है और एक दीवार की मानंद है। फ़लस्तीनी उससे टकरा रहे हैं, बिलाशुबा वो जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने जो जिस तरह होता है ना हमारे मुल्कों में जो कब्जा माफिया है कि वो जाते हैं जहाँ जहाँ खाली ज़मीनें नज़र आती हैं उस पर कब्जा करते हैं, यही काम इसराइल कर रहा है। सर, अगर मुल्की सियासत की बात करें, छोटे गांव नजर आते हैं, वहाँ जाके कब्जा करते हैं, फ़लस्तीनियों को निकालते हैं और अपनी आबादियाँ बसा लेते हैं। तो उसमें जाहिर है एक बहुत बड़ा इश्तियाल अंगेजी है कि मकामी लोगों को निकाल के आप अपने घर बना रहे हैं। पर इस इशू पे किसी बड़े अरब मुल्क ने खुलकर बयान नहीं दिया। बात करने की बजाय उल्टा इसराइल के साथ उन्होंने मुआहिदात किए हैं, हम मुआहिदे कर लिए हैं। सर, मुल्की सियासत की अगर बात करें तो नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां जो हैं जोरों शोर से जारी हैं। आज नवाज शरीफ बरतानिया से सऊदी अरेबिया रवानगी का इम्कान जाहिर हो रहा है और पाकिस्तान आने से पहले उनकी सऊदिया, कतर, यूएई और चीन के दौरे का इम्कान भी है। इसकी क्या वजह है? डायरेक्ट क्यों नहीं आ रहे वो जी चौथी मरतबा वजीर आज़म बनने जा रहे हैं, तो जाहिर है वो अपने दोस्तों के साथ अपने पब्लिक रिलेशनिंग उसको कहते हैं, ताल्लुकात की तजदीद कर रहे हैं। तमाम बड़े ममालिक जा रहे हैं बिल्कुल एक वजीर आज़म की हैसियत से, और आपको मालूम है पहले से ग्राउंड सेट कर रहे हैं जी, उनके ताल्लुकात की तजदीद हो रही है। और ये शाही घराना है, आपको तो माइंड सेट यही होता है कि वो हमेशा खुद को बादशाह के तौर पे कंडक्ट करते हैं जो शाही घराने होते हैं। तो नवाज शरीफ साहब चाहे हो या मरियम नवाज हो, उनका यही ख्याल है कि पाकिस्तान उनकी तकदीर में लिख दिया गया है। उनकी हुक्मरानी के नीचे पाकिस्तानियों ने, हम आप सब ने रहना है। तो बस उसकी वो तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे वो आ जाए तो फिर देखेंगे कि किस हद तक वो यहाँ मसीहा साबित होते हैं पाकिस्तान के लिए। वैसे तो पिछले 50-45 वर्षों में यही दो बड़े घराने हैं हमारे हुक्मरान रहे हैं फौज के साथ साथ, और पाकिस्तान का जो हशर हुआ है वो सबके सामने। इम्तियाज़ गुल साहब, आपने बोला कि चौथे वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं नवाज शरीफ, तो सर ये आपका पॉलिटिकल एनालिसिस था या ये आप खबर दे रहे हैं? क्योंकि अगर वो बनने जा रहे हैं तो फिर ये भी इतलात हैं कि ताकतवर हलकों में शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। ये हमें नहीं मालूम। देखें जी, तो जिसने स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ये उन्हीं को मालूम होगा, और अगर वो ऐसी बाहर आ जाए तो फिर तो हम आप हर बंदा उसको टीवी पे और सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहा होगा। कोई एक मंसूबा है, उस पर बतदरीज अमल हो रहा है, और उस मंसूबे में इन सबको सऊदी अरब की, अमेरिका की आशीर्वाद भी हासिल है। और बस कहते हैं आगे देखिए होता है क्या, लेकिन बज़ाहिर आसार यही हैं कि नवाज शरीफ आएंगे, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। अब मालूम नहीं कि अभी क्या मजीद। सर, जैसे कि आपने कहा कि ये कहा जा रहा है कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे, तो पीपल्स पार्टी को खदशा है कि जनवरी में इलेक्शन नहीं होंगे, और उन्होंने धमकी दी है कि अगर इलेक्शन नहीं हुए तो हम सड़कों पर निकलेंगे। क्या समझते हैं आप, पीपल्स पार्टी इलेक्शन में इल्तिवा का खदशा क्यों जाहिर कर रही है? वो इसलिए कि जिस बरकरफ्तारी के साथ बिलावल जरदारी ने अपने दौरे किए, कोई 80-85 दौरे थे जरूरी ममालिक के, उनका ख्याल था कि अगला वजीर जो है वो पीपल्स पार्टी से होगा और वो खुद ही वजीर आज़म होंगे, तो उन्हें मायूसी हुई है। बाकी एक ऑप्शन ये भी है, कुछ लोगों ने इस खदशे का इजहार किया है कि नवाज शरीफ आएंगे, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और ये कि इलेक्शन जनवरी में नहीं होंगे।
क्योंकि जिस अंदाज में देखें निगरान काबीना बढ़ाई जा रही है, निगरान काबीना 3 महीने का मैंडेट होता है, दुनिया भर में ऐसे ही है। यहाँ कहीं भी निगरान हुकूमत होती है 2-3 महीने, लेकिन यहाँ तो बड़े कई साल मंसूबों पे अमल किया जा रहा है। ऐसे लगता है ऐसे ऐसे कामों का ऐलान कर रहे हैं जो कि निगरान हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है। निगरान का मैंडेट सिर्फ कारोबार ममलिकत को रोजाना की बुनियाद पे चलाना होता है ताकि कहीं पे कोई खलल ना पड़े। नए मंसूबे बनाना निगरान हुकूमत का काम नहीं होता। लेकिन यहाँ तो माशाल्लाह हमारा कहते हैं ना आदम ही निराला है, बहुत सारे अजीब काम हो रहे हैं। लिहाजा कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कहा जा सकता कि जिन लोगों ने स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट के अगले सफ़ों पे क्या लिखा हुआ है ये किसी को नहीं मालूम। वैसे इम्तियाज़ गुल साहब, जैसे आप भी कह रहे हैं कि लग नहीं रहा है मौजूदा सूरत हाल को देख कर के इंतखाबात अपने वक्त पर हों, मौलाना फजलुर रहमान भी ऐसी को बात करते हैं और वो तो कहते हैं कि पहले मईशत ठीक की जाए, उसके बाद ही इंतखाबात होने चाहिए। जी, वो मौलाना साहब की अपनी मईशत चूंकि आजकल ख़राब है तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि उनकी मईशत भी बेहतर हो, और वो उसी सूरत में हो सकती है जब वो एक खास राग अलापना शुरू कर दें। सर, लेकिन इस पर तो नून लीग की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, खुशहाली लेकर आ रहे हैं, मुल्क के जो सारे हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। उन्हें कहने दें जी, उस पर हम क्या तबसरा करें, तो अपना वक्त ज़ाया करने वाली बात है। वो तो ज़ाहिर है सियासत में मौजूद हर बंदा खुद को रेलेवेंट रखने के लिए जादू की छड़ी लेकर आएंगे वो। नहीं, शायद हो सकता है अपने फ्लैट्स जायदादें बेच के यहाँ पाकिस्तान को डोनेट करना चाहते हैं वो, जो जितनी भी बाहर जायदाद। बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़ गुल साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और जो सूरत हाल है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। तो शहर बानो, अभी बड़ी खबर एक और, क्या ब्रेक। तो अभी हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पर। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ ही रहना है, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। आज डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसका मकसद आवाम को डाक के निज़ाम, डाक टिकटों और यादगारी टिकटों के मुतालिक आगाही फराहम करना है। डाक के निज़ाम को अवामी खिदमत के कदीम तरीन इदारों में शुमार किया जाता है। 9 अक्टूबर 1874 में जनरल पोस्टल यूनियन की बुनियाद डाली गई। उस वक्त इस तंजीम में पाकिस्तान समेत 191 ममालिक शामिल हुए। आइए इस पर एक रिपोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद मुल्कों के दरमियान डाक के तरसीली निज़ाम के बारे में कानून साजी करना, नए दौर की जिद्दत के बावजूद डाक की अहमियत और अफादियत को उजागर करना और डाक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। इसे पहली बार 9 अक्टूबर 1980 में मनाया गया। वर्ल्ड पोस्ट डे 2023 का थीम टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर है। अगरचे डाक का निज़ाम फिरौने मिस्र के इब्तदाई दौर से मिलता है। अहदे बाबिल में ऊंटों और घोड़ों के जरिए सरकारी और निजी डाक एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाई जाती थी। बरे सगीर पाको हिंद में पहला डाक खाना 1837 में कायम हुआ। ताहम पहला डाक टिकट 1852 में जारी हुआ। क़याम पाकिस्तान के बाद 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान पोस्ट ने लाहौर से अपना काम शुरू किया और उसी साल यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का रुकन बना। 1948 में पाकिस्तान पोस्ट ने मुल्क के पहले जश्न आज़ादी के मौके पर अपना पहला यादगारी टिकट जारी किया। दौरे जदीद में तरक्की के सफर में जहां फासले सिमट गए हैं, वहीं पैगाम रसानी के जराए में भी जिद्दत आती जा रही है। खत की जगह फैक्स, लैंडलाइन फोन, फिर मोबाइल फोन, इंटरनेट, ईमेल और अब व्हाट्सएप के आने से डाकिया और डाक के निज़ाम की अहमियत कम हो गई है। तो जी, हमने ख़ास रिपोर्ट तैयार की डाक का, चूँकि आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी दिन की मुनासिबत से साथी एंकर उकाशा गुल इस वक्त मरी GPO चौक पर मौजूद हैं और मौसम भी अच्छा है, मौका भी है, दस्तूर भी है, सयाह भी ऐसे मौक़ों पर रुख करते हैं। तो उकाशा गुल की जानिब बढ़ते हैं जो हमें GPO की जो तारीख़ी इमारत है उस हवाले से तफसीलात बताएंगी। तो ओवर टू यू उकाशा।
मरी की पहचान यानी जनरल पोस्ट ऑफिस, जिसकी मुनासबत से इस जगह को जीपीओ चौक भी कहा जाता है। जब मरी की बुनियाद रखी गई थी तब माल रोड इस जीपीओ से शुरू होकर हॉली ट्रिनिटी चर्च पर खत्म हो जाता था और जो असली पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग थी उसकी बुनियाद रखी गई थी लोअर माल पर 1867 में। फिर बाद में इसको यहाँ पर यानी मौजूदा मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। फिर 1983 में इसको जनरल पोस्ट ऑफिस का दर्जा दिया गया और इसकी बहाली के लिए, इसकी तज़ीन और आराइश के लिए बहुत बार काम किया गया, लेकिन हाल ही में 2015 में इस पे काम किया गया ताकि इसका जो विंटेज स्टाइल ऑफ तर्ज तामीर है उसको बहाल रखा जा सके आने वाले सयाहों के लिए। उकाशा गुल ने तफसीलात बताई हैं। मैं तो मौसम देख रहा हूँ जी, मरी का जीपीओ तो भूल गया, मुझे चौक मौसम देख के बड़ा दिल मौसम किया तो यहाँ का यार। भी बहुत अच्छा है वैसे, ऐसे मत यार लाहौर में बहुत स्मॉग है शहर बानो, आप शायद देख नहीं रही, वहाँ पर तो फॉग था, यहाँ पर स्मॉग है। स्मोक चले कोई नहीं। लेकिन बड़े शानदार नज़ारे थे मलका कौसार मरी के। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब वीकेंड पे थोड़ा जाया जाए। वैसे अजीम, मुझे ये बताएं, आपने कभी ये, क्योंकि आज ये वर्ल्ड पोस्ट डे है, वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जा रहा है, डाक का दिन हम मना रहे हैं, तो कभी किसी को खत लिखा? नहीं, मैंने खत नहीं लिखा कभी किसी को, ईमेल बहुत लिखी है क्योंकि हमारे दौर में ईमेल्स वगैरह आती ऐसे थी। कोई देखिए, मैं अच्छा, बचपन में वो बहुत थे छोटी थी, मेरे भाई जो है वो कार्ड्स। आउट ऑफ कंट्री थे, तो मैं भी उनको टूटे फूटे अल्फाज में लेटर लिखती होती थी। उसमें मैं लिखती थी मुझे गुड़िया चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो ऐसा कोई लेटर आपने जिंदगी में लिखा हो लव लेटर के अलावा? लव लेटर भी नहीं लिखा, कभी नौबत ही नहीं पहुंची। वैसे कहते हैं स्कूल में सब लव लेटर लिखते हैं, ऐसे मत करें। नहीं, सीरियसली नहीं लिखा, क्योंकि वो मैं कार्ड्स बता रहा हूँ कि क्योंकि मेरे बचपन में वो था, ईद ग्रीटिंग्स पे ईद आपका कार्ड्स होते बचपन थे। मेरा बचपन से पहले ही था। कितना के पहले था, इतना भी पहले नहीं था, बस 4-5 एक साल जैसे पहले। दौर था। जाने दो बहरहाल। कल बात कर रहे थे आप, क्या आप मेरे से 4-5 साल बड़े हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा था मैं कुछ 10-15 साल बड़ा हूँ आपसे। ओह वाह, ये कुछ ज्यादा मेरे हो गया। दौर में चिट्ठियां लिखी जाती थी। मैं अब सारा दौर रिवर्स कर कभी देता किसी हूँ। की चिट्ठियां पकड़ाई आपने आगे? ये मैं डाकिया वाला पोस्टमैन काम था, किया? आपको पता है मैं हाँ, पोस्टमैन था। हाँ। हाँ जी, मैं खुद था पोस्टमैन। अच्छा। और हमारे गांव में ये था कि परदेश से जब लोग खत लिखा करते थे तो वो मेरी ड्यूटी होती थी कि घर घर जाके कुंडी खड़का के और फिर मैं बड़े बुजुर्गों को गांव में चिट्ठी पढ़ के भी सुनाता था। मैं कहता ये लिखा और हुआ कोई है इसका। गलत तो पढ़ के नहीं सुनाते नहीं, थे? मैं बहुत अच्छा पढ़ता। अच्छा, अगर किसी का लव लेटर आ गया तो वो पढ़ते थे आप? वो पर्दा करके मैं पढ़ता था। हमारी क्योंकि मशरकी रिवायात है तो हम उसके हिसाब से जरा सारी जो मामलात है उनको देखते हुए। आजकल तो आप ये चिट्ठियां लिखते होंगे कि मुझे एक पिज्जा मैं ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, बर्गर ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, है ना? आजकल तो ऑनलाइन ऑर्डर्स देते हैं हम लोग और उसके बाद अच्छा, मुझे भी एक चिट्ठी आई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि आपको ब्रेक लेना होगी। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है चिट्ठी में? चिट्ठी बस ये कि ब्रेक ले लें। तो नाज़रीन, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा प्रोग्राम जारी है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज और भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी वापस आएंगे ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी, बड़ा ही अहम मौजू है। साफ पानी और हवा इंसानी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी होती है, मगर ये तभी मुमकिन होगा जब माहौल साफ सुथरा और हरा भरा होगा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि गुज़िश्ता कोई 10-1 सालों से पंजाब का जो खूबसूरत शहर है लाहौर, ये अब बागों और फूलों के शहर के बजाय फ़ज़ाई आलूदगी का शहर बना हुआ है। हर साल अक्टूबर शुरू होते ही स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी लाहौर में शिद्दत इख्तियार कर जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई ख़तरनाक सतह पर पहुँच जाता है और फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत हो जाता है। इस वक्त भी लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन ममालिक में सर फहरिस्त है। सांस लेना मुश्किल हो गया है, मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलना शुरू हो गई हैं। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है, इस पर बात कर लेते हैं। माहिर माहौलियात मरियम शबीर साहिबा हमारे साथ मौजूद। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मरियम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू। वैसे तो सारा साल ही फ़ज़ाई आलूदगी का जिक्र किया जाता है और फ़ज़ाई आलूदगी फ़ज़ा में होती है, मगर अक्टूबर शुरू होते ही इसकी शिद्दत में इजाफा होने लगता है। इसकी क्या वजह है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो हमारी फ़ज़ाई आलूदगी है वो पूरा साल रहती है और उसकी वजूहात में आपकी सबसे मेजर जो है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है। गाड़ियाँ धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, उनके इंजन ख़राब हैं, उनकी इंस्पेक्शन नहीं होती। फिर उसके बाद आपकी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, उसके बाद फिर आपके दूसरे फैक्टर्स आते हैं जैसे कि डिफॉरेस्टेशन या हाउसिंग सोसाइटीज़ डेवलप करते हैं,
तो उसकी वजह से दरख्त काट दिए जाते हैं। इसके अलावा आपके जो है वो जो ब्रिक किल्न्स होते हैं उनकी वजह से होती हैं, जो कूड़ा करकट चलाते हैं वो कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन ये जो अक्टूबर का है, जिससे स्मॉग सीजन भी इन अदर टर्म्स हम कहते हैं, ये बेसिकली इस मौसम में ऑफ कोर्स आपके जो किसान वगैरह हैं वो भी एक्टिव होते हैं फसलें जलाने में, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया से भी जो है वो ये इशू बढ़ रहा होता है। तो जो टेम्पोररी फैक्टर इस मौसम में होते हैं, और टेम्परेचर चूंकि कूल डाउन थोड़ी होने की कोशिश कर रहा होता है, मौसम चेंज हो रहा होता है, तो ये सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत ज़्यादा विजिबल जो आपकी एयर पोल्यूशन होती है उसमें। अदरवाइज थ्रू आउट आप देखें तो पूरा साल आपकी एयर पोल्यूशन या एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो किसी भी शहर का पाकिस्तान में लिवेबल नहीं। अच्छा मरियम, तकरीबन गुज़श्ता 10 बरसों की अगर बात की जाए तो गलत नहीं होगा, लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त पर है। हर साल वार्निंग दी जाती हैं, अलर्ट जारी किए जाते हैं, इक़दामात भी होते हुए हम देखते हैं, लेकिन इस पर कंट्रोल क्यों नहीं पाया जा रहा? फ़ज़ाई आलूदगी और स्मोक पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? जी अगर आप देखें तो जब स्मोक का सीज़न स्टार्ट होता है तो आप टारगेट जो है वो सॉफ्ट आपके जो पोल्यूटर्स होते हैं उन पर किया जाता है अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपके किसान या ब्रिक किल्न्स। आपको इसी से रिलेटेड खबरें अथॉरिटीज़ की तरफ से मिलेंगी कि इनके खिलाफ हमने एक्शन लिया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और इंडस्ट्रीज़, उनको उस तरह से अकाउंटेबल नहीं किया जाता। अगर उन पे आप तवज्जो दें जो आपके मेजर कंट्रीब्यूटर हैं तो आपको विजिबल जो है वो डिफरेंस नज़र आएगा। इसके अलावा जो डिफॉरेस्टेशन रेट जैसे कि मैंने कहा कि बढ़ रहा है, आप हाउसिंग सोसाइटी देखें कि सोसाइटीज़ जो है वो हर शहर में इंक्लूडिंग लाहौर दिन ब दिन आपको नई से नई हाउसिंग सोसाइटी के एड्स नज़र आते हैं। तो हाउसिंग सोसाइटी से डेवलप होती हैं तो पहाड़ छोटे छोटे काट दिए जाते हैं, आपके दरख्त काट दिए जाते हैं, वेजिटेशन कवर रिमूव किया जाता है, तो इसकी वजह से आपको डिफरेंस उस तरह से नज़र नहीं आता है। मेरा ख्याल है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अपनी अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। जो आपके पोल्यूटर्स हैं, जो मेजर पोल्यूटर्स हैं, उनको टारगेट करना चाहिए, उनकी इस्लाह करनी चाहिए, बजाय इसके कि जो आपके सीजनल कंट्रीब्यूटर हैं उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि उनको पोल्यूट करते रहना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं उनकी तरफ अप्रोच रखनी चाहिए, ना कि सीजनल कंट्रीब्यूटर की तरफ। मरीम साहब, हम ये चाहेंगे कि आप हमारे नाजरीन को ये भी बताएं कि ये कितनी संगीन नौयत का इशू है, क्योंकि अगर तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो सब पर वाज़े होती और बिलखसूस अरबाब इख्तियार पर वाज़े होती तो यकीनन अभी तक इसको कंट्रोल करने के लिए कोई में टेंजिबल जो काम है वो होता हुआ नज़र आता। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिसर्च है जिसमें उन्होंने ये बताया कि जी जो एयर पोल्यूशन है उसके बायस पाकिस्तान में जो एज एवरेज है उसमें 4 साल की कमी वाक़ई हो गई है। तो मतलब इतनी ये ख़तरनाक सूरत हाल है, तो हम चाहते हैं कि आप चूँकि एक्सपर्ट हैं तो ज़रा ओवरऑल सिचुएशन बताइएगा। जी जो आपकी एयर पोल्यूशन होती है उसकी वजह से बहुत संगीन जो है वो सेहत पर असरात होते हैं। आप जैसा कि आपने कहा अभी के 4 साल जो है वो एज कम हो जाती है। ये वर्ल्ड बैंक ने भी बहुत अरसे से बताया हुआ है कि आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो दोनों आपकी अफेक्ट हो रही हैं। आप बच्चे देखें, बड़े देखें, यंगस्टर्स देखें, बूढ़े देखें, सब में आप देखें कि जो ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, ख़ासतौर पर कोविड के अरसे के दौरान आप देखें तो आपको रिसर्चेस ये बताती हैं कि जिनमें पहले से कोई हेल्थ इशू था और जिनको कोविड हुआ, ऊपर से बैड एयर क्वालिटी थी, एयर क्वालिटी का इंडेक्स ठीक नहीं था, तो उसकी वजह से उनकी सिचुएशन एग्रीवेट हुई और काफ़ी सारी डेथ्स हुई। और एयर पोल्यूशन की वजह से भी लाखों में जो है वो पाकिस्तान में सालाना डेथ्स होती हैं। और जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं उनको कोई ना कोई जो है वो आप देखें कि इश्यूज होते हैं। तो ऑफ कोर्स इसका, और ना सिर्फ ये तो आउटडोर पोल्यूशन की हम बात करें, ना सिर्फ आउटडोर बल्कि इंडोर एक एयर पोल्यूशन होती है जो कि घर के अंदर होती है पोल्यूशन। कुछ तो आउटडोर से आती है, कुछ जो वो घर के अंदर हम केमिकल्स और अभी जो ओवरऑल सिचुएशन है बिलखसूस लाहौर में, तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड जो है अभी कहा जा रहा है, तो ये कहिएगा कि हर इंसान इनफरादी सतह पर अपने तय ऐसे क्या इक़दाम कर सकता है जिससे हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट अपने इर्द गिर्द एटलीस्ट बना सकें, क्योंकि हमने देखा हम साया ममालिक में एयर प्योरीफायर का जो एक इस्तेमाल है वो बड़ा आम हो गया है। पाकिस्तान में अभी तक बिलखसूस लाहौर में मैंने अभी ये ट्रेंड नहीं देखा है। तो क्या ये सिचुएशन आ गई है कि अब घरों में जैसे एयर कंडीशंस ज़रूरी हैं वैसे एयर प्योरीफायर भी लगे हों, और इसके अलावा कैसे हम बच सकते हैं? जी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
बहुत ज़्यादा ऐसी लार्ज स्केल पर चीज़ें नहीं है जो इंडिविजुअल सतह पे हो सकें। ज़्यादा गवर्नमेंट को इसमें करना पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे आप देखें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो पाकिस्तान में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, इनके पास पैसा है, वो एयर प्योरीफायर्स उन्होंने घर में इस्तेमाल किए हैं, वो प्राइवेट जो है वो कंपनी से खरीदते हैं और घर पे लगाते हैं। और इसके अलावा जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो ऑफ कोर्स मास्क पहन सकते हैं खुद को बचाने के लिए, यही तरीका है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे हम एक और चीज़ जो कर सकते हैं, जो सुबह सुबह ऑफिसेज हम जाते हैं तो जैसे कि स्कूल्स की आप देखें कि बसेस और वैन्स लगी होती हैं, इसी तरह इंडिविजुअल लेवल पे अगर ऑफिस आप एक ही एरिया में जा रहे हो आप कार पूलिंग कर सकते हैं। कार पूलिंग से फायदा ये होगा, आस पड़ोस में या फ्रेंड्स आपस में रहते हैं कोऑर्डिनेट करके, उसका फायदा ये है कि आपकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से जो एमिशंस होती हैं वो मिनिमाइज हो सकती हैं। बहुत लार्ज स्केल पे इसका उस तरह से इम्पैक्ट आपको तो नहीं नज़र आ सकता, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे आप ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वॉलंटरली अपनी गाड़ियों की इंस्पेक्शंस करवा सकते हैं जिनके पास गाड़ियां हैं। आप फ्यूल क्वालिटी अच्छी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हवा में जो है वो बुरी ना करें। इस तरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसमें भी सेम जो है वो जो गाड़ियां और जो छोटी गाड़ियां चल रही होती हैं जिन पर लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। मरियम, तो वैसे वो पाकिस्तान इतना मेजर कंट्रीब्यूटर भी नहीं है वर्ल्ड, अगर हम पोल्यूशन का अगर जिक्र करते हैं पूरी दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी, माहौलियाती आलूदगी जिस तरह से फैल रही है, पाकिस्तान बहुत कम तादाद में कार्बन एमिशन कर रहा है, लेकिन खित्ते में सबसे ज़्यादा जो मुतासिर मुल्क है वो पाकिस्तान ही है। तो इसके लिए अब जो आलमी सतह पर जो जिन्हें बड़े ममालिक हम कहते हैं उन पर भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है कि वो उन ममालिक का ख्याल रखें जिन ममालिक में आलूदगी से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं लाइफस्टाइल। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो कार्बन एमिशंस की बात होती है या फॉसिल फ्यूल बर्निंग की बात होती है उसमें ग्लोबल लेवल पे पाकिस्तान का चंक देखें तो आपको कम नज़र आता है, लेस देन 1%। लेकिन जो एयर पोल्यूशन है जैसे कि इंडस्ट्री से आपका पार्टिकुलेट मैटर या ट्रैफिक से आ रहा है। अच्छा मरियम, क्विकली ये बताइएगा कि हुकूमती सतह पर तो इकदाम किए जा रहे हैं, ऐसे कौन से इकदाम हैं जो आप देख रही हैं कि अभी तक नहीं हो रहे? जी हमारी बहुत अच्छी क्लीन एयर एक्ट जो है वो हमारा पिछले साल आया था अंडर द लीडरशिप ऑफ मिनिस्टर शाहिद रहमान साहबा, विच इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। तो मुझे लगता है कि अगर उस पर मनोवान अमल किया जाए, उस पर अथॉरिटीज़ अमल करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, तो वी कैन सी अ विजिबल चेंज। बहुत बड़ा आपको डिफरेंस इस पर नज़र आ सकता है। इसके अलावा जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनके बजाय जो आपके मेजर पोल्यूटर्स हैं, इंडस्ट्रीज और आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उनको आप टारगेट करें, उनको जो है वो क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ लाएं, आप उनको जो है वो इम्प्लीमेंट करवाएं। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसके ऊपर जिसमें आपके बिल्कुल आपके जो है वो लेवल्स आपके बताए गए हैं कि आप कितना अमिट कर सकते हैं, सेफ लेवल है, उससे ज्यादा अगर वो वायलेट करते हैं तो आपके पास ठीक लॉ है। हुकूमती इकदाम के साथ साथ हर शख्स को इंडिविजुअली देखना होगा कि वो क्या काम कर रहा है और स्मोक को ख़त्म करने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए। बहुत शुक्रिया। माहिर माहौलियात हमारे साथ मौजूद थी मरी साहिबा, वो इस बारे में बता रही थी। तो अजीम, जैसे कि अक्सर हम रोड पर निकलते हैं तो देखते हैं कुछ गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ रही होती हैं, स्मोक हम देख रहे हैं, कुछ लोगों ने बाइक से खुद ही चीज़ें निकलवाए होते हैं ताकि वो शहरबानों एक बड़ा ही आसान हल है। नंबर 1 कि अगर हम अपनी कार्बन एमिशन कम से कम कर दें, वैसे ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके ऊपर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आयद होती है ना वो इंटरनेशनल कम्युनिटी की है। पाकिस्तान बहुत कम है पूरी दुनिया में जो कार्बन फजा में मिट कर रहा है, लेकिन हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि एक तो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना एफिशिएंट हो कि आपको अपनी गाड़ियां मोटरसाइकिलें सड़क पे लाने की जरूरत ही ना पड़े। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, आप साइकिलिंग करें, रोड्स वॉक के लिए देखते हैं कि वहाँ पर लोग अपनी गाड़ियां बहुत कम निकालते हैं, ऐसे ही है, ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, इसलिए वहाँ पर आसमान बहुत क्लियर होता है, बादल जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना एफिशिएंट है ना, सबवेज हैं वहाँ पर, ट्रैम्स चलती हैं, वो आपको स्टॉप टू स्टॉप बड़ा ईजी एक्सेस है। अगर पाकिस्तान में भी इतना एफिशिएंट सिस्टम हो और आपको हर स्टॉप पे एक अच्छी सवारी खड़ी। मैं जब भी कभी बाहर जाती हूँ सैर करने के लिए तो मैं आसमान को ही देखती रहती हूँ, इतना खूबसूरत, इतना क्लियर, साफ सुथरा आसमान होता है। और ये बहुत और मेरा यही सवाल होता है कि पाकिस्तान का आसमान ऐसा क्यों नहीं? शहरबानो एक बहुत पुरानी बात भी नहीं है, शहर लाहौर की बड़ी खूबसूरत फजा थी, क्योंकि मेरी पैदाइश इस शहर की है। तो आई हैव सीन थिंग्स कि ये कितना खूबसूरत शहर था। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड करूँ कि कोरोना में जब लोग अपने घरों में बैठे थे, आपने नोटिस किया था कि आसमान कितना क्लियर हो गया था और फजा कितनी क्लियर थी और ये बीमारियां भी कम थी। ऐसे ही ऐसे। और अभी अपने प्रोग्राम को थोड़ा और क्लियर करते हैं और ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। तो नाज़रीन, मज़ीद गुफ्तगू होगी ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सुनो पा के साथ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ी ही दिलचस्प खबर, जमीन पर घर बनाने के लिए जगह नहीं मैसर तो फिक्र की कोई बात नहीं, अब आप चांद पर भी जा सकते हैं, वहां जमीन खरीद कर घर बना सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी खलाई इदारे नासा ने तामीराती टेक्नोलॉजी कंपनी को 2040 तक चांद पर घर बनाने के लिए $6 करोड़ की रकम फराम कर दी है। और चांद पर बनाए जाने वाले ये घर सिर्फ खलाबाजों के लिए नहीं बल्कि आम अफराद के लिए भी होंगे। अच्छा। मंसूबे के मुताबिक शहरबानो चांद पर एक बड़ा 3D प्रिंटर लॉन्च करना और चांद की चट्टानों, मादनी टुकड़ों और गुबार से बने कंक्रीट को चांद की सतह पर ढांचा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस हवाले से नासा चांद पर तामीर किए जाने वाले घरों के दरवाजे, टाइल्स और फर्नीचर बनाने के लिए जो जामियात और निजी कंपनियां हैं उनके साथ काम कर रहा है। और अपने नाज़रीन को ये भी बताते हैं कि इस एजेंडे में जो खलानूर्द हैं उनके लिए मरीख पर रहने के काबिल जगह बनाने का मंसूबा भी शामिल है और चांद पर रिहाइश की तामीर का मंसूबा अभी इब्तदाई मराहिल में है। अमरीकी शहर ऑस्टिन में कायम आइकन नामी जो कंपनी है वो ज़मीन पर अपनी 3D प्रिंटिंग महारत का इस्तेमाल करते हुए अपने सिस्टम दी वॉल्कन की मदद से तह ब तह पुरतायुश घर तामीर करती है और ये टेक्नोलॉजी सीमेंट, मिट्टी और पानी के मुरक्कब को एक धागे की शक्ल देती है, जिसके बाद ये धागा बतौर स्याही प्रिंटर से बाहर आता है और घर के तमाम इसे अलहदा प्रिंट किए जाते हैं। वैसे इसकी इंटरेस्टिंग बात यह कि जो कंपनी है ना, इसने 3D प्रिंटर एक बनाया और वो 3D प्रिंटर ये करता है कि जी उसके अंदर आप तमाम मटेरियल ऐड करते हैं और वो धागे की सूरत में निकलता है, उसके बाद आप उसको पेंट करते हैं। नहीं, वो आपने स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। वो पूरा घर स्ट्रक्चर बना देता है। और ये इन्होंने टेक्सास में ऑलरेडी एक घर बनाया इस कंपनी ने 48 घंटे के अंदर अल्लाह, विद इन 48 आवर्स। लेकिन मेरे ख्याल से अब जैसे यहाँ पर एडवर्टीजमेंट होती है ना कि फलानी सोसाइटी आ रही है और फलां की बुकिंग जारी है, हाँ। तो हम सुनते थे कि चांद पर फाइल खरीद लें। अब वो लोग कहते थे ना कि मैं तुम्हें चांद तोड़ के ला दूंगा। हाँ। अब चांद तोड़ कर लाने के वादे नहीं किए जाएंगे, अब लोगों की जानिब से ये वादे किए जाएंगे मैं तुम्हें चांद पर घर बना कर दूंगा, चांद पे कॉर्नर प्लॉट दूंगा। चांद पर तुम्हें अगर जिंदगी दी जाए तो तुम्हें और क्या चाहिए। वाह 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 वाह, क्या आप बात। जैसे कहते हैं ना तुम चांद जैसे, तो फिर कहते थे कि चांद जैसा घर है वहां पर तुम रहोगे। अब पता नहीं वहां पे ऑक्सीजन का क्या मामला होगा, कैसे रहेंगे लोग। नहीं, वो तो ओवरऑल ऑब्वियसली चांद के अंदर वो पूरा हाँ। जब वो घर वहां पे बनाएंगे तो उसके अंदर वो कोई मशीनरी ऐसे लगानी पड़ेगी उन्हें जहाँ पर ग्रेविटी मेंटेन रखें वो लोग। उड़ते फिरेंगे वो फिर। हो सकता है कोई स्टाइल ऐसा हो, कोई सिस्टम नया हो, मतलब ऑब्वियसली भी छत से जाके लग रहे हैं। मैं कहूंगी वो अजीम पानी देना, अजीम पानी लेके आ रहे हैं उड़ते फिरते चाय पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, वहाँ पे खाने खा रहे हैं, उड़ते फिरते हैं। और आप वैसे अगर शहरबानो ये ऑफर मिले और आपको आसान एक साथ पर अगर आपको वहाँ पर घर में 2.5 साल का मंसूबा है, आसान एक साथ पर आप लेना चाहेंगे चांद पे घर? क्यों नहीं। मैं कुछ ऐसा पहले देखा था कि लोग बुकिंग करवा रहे थे चांद की जमीन पर, जो कि कोई उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, बस एक शख्स था वो कह रहा था कि मैं वहाँ पे जमीन खरीद रहा हूँ और अगर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप करवा लें। तो मैं सोच रही थी कि मैं भी चांद पर जो है वो करवाऊँ बुकिंग। तो अब अगली टेक्नोलॉजी की खबर है, उसकी जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएं कि टेक्नोलॉजी की माइक्रोसॉफ्ट ने नए विंडो ऑपरेटर सिस्टम को मुतारिफ कराने की तैयारी शुरू कर दी है और इस हवाले से खबरें तो काफ़ी दिनों से आ रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से विंडो का नया विजन पेश किया जा सकता है, मगर कंपनी ने कोई बाज़ाब्ता ऐलान किया था। गुज़श्ता रोज़ एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने ये तस्दीक की है कि 2024 में विंडो का नया ऑपरेटिंग सिस्टम लाया जा रहा है और जल्द ही उसको मुतारिफ भी करवाया जाएगा। विंडो 12 की सबसे ख़ास बात ये हो सकती है कि इस विजन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की जानिब से इस टेक्नोलॉजी को हर सर्विस का हिस्सा बनाया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि 2015 में विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम को मुतारिफ करवाया गया था। उस वक्त कंपनी ने और उसके अहदेदारों ने ये कहा था कि इसके बाद कोई विंडो का नया ऑपरेटर सिस्टम नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 11 भी आया और अब जो खबर है कि 12 वर्जन इसका विंडोज का आ रहा है और इसको उसमें AI जो है उसको मुतारिफ करवाया गया है। तो अब तो वैसे टेक्नोलॉजी हर आए रोज जो है वो ट्रांसफॉर्म की जा रही है और उसके अंदर नई से नई चीजें ऐड ऑन की जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से अब विंडोज का नया वर्जन आना भी बहुत जरूरी था और इंसानों के अंदर भी मेरे ख्याल से विंडोज का चाहिए साथ साथ, क्योंकि अगर ऐसे ही AI आगे बढ़ती गई तो इंसानों की भी छुट्टी होती जाएगी जॉब से। नहीं होती आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि एट द एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हैंडल तो बंदे नहीं करना है, लेकिन देखिए ना 6 बंदों की जगह एक बंदा उसको काम पर लगा सकता है। और फिल्मों में भी हम देखते हैं कि एक शक्ल के 2 बंदे चल रहे होते हैं कि ऐसा ना हो कि आप अजीम यहाँ पर बैठे ना हो और कोई और
क्लोन बनाया जाएगा जो साथ साथ मेरे चल रहा होगा और वो पैरेलल साथ काम कर रहा होगा, लेकिन ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन हो भी इंसान सकता को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी परवरदिगार ने बड़ी इंसान के लिए कुछ ना कुछ तो रखा हुआ है, हाँ बिल्कुल उसकी जिंदगी के लिए नहीं, उसको हमारे पास सबूत है ना कि जिस तरह से सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुई, मतलब जिस तरह से इंसान पहले एग्रीकल्चर एक सोसाइटी थी, एग्रेरियन मुआशरा था, सिर्फ काश्तकारी की जाती थी, फिर हमने देखा कि स्टीम इंजन जब इजाद हुआ तो वो फिर 80s के जो मशीन लोग वाला हैं, दौर आया। अगर आप उनके साथ बैठें तो उनकी बड़ी खूबसूरत बातें सामने आती हैं। मैं अक्सर बैठती हूँ बुजुर्गों के पास, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो बताते हैं कि हमने वो दौर भी देखा है कि जब हम लालटाइन या फिर दिए से ये आप रातों में जिंदगी बुजुर्गों गुजारते के थे। कंधे पर आके बंदूक चला रही है, बात आप अपनी बता रही हैं मुझे चले ये आपने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अडॉप्ट करके ना कोई नया नया वर्जन बनाया हुआ है। और वो कहते हैं कि हमने वो दौर देखा है कि जब फैन नहीं होते थे, मतलब बिजली बिल्कुल नहीं थी। और मेरा ही उनसे सवाल ये होता है कि मतलब जब बिजली नहीं थी तो सरवाइव कैसे करते थे, गर्मी नहीं लगती थी और सर्दियों में कैसे, मतलब वो कहते हैं उस वक्त हमें आदत ही नहीं थी। आदत नहीं थी ना। इंसानी ह्यूमन बॉडी जो है वो मेरे ख्याल से आदतों पर ही आगे जाती है और एडजस्ट करती है। अल्लाह ताला ने ऐसा इसको बनाया, किसी माहौल में भी जाए तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है लेकिन एडजस्ट कर लेती है। तो आप भी अभी एडजस्ट करें क्योंकि अभी हमें ब्रेक पर जाना। ठीक है जनाब, ब्रेक बहुत जरूरी है, आप कहीं मत जाइएगा, हम वापस आएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। गीत और संगीत इंसानी एहसासात और कैफियत के इजहार का एक वसीला है जिसमें अल्फाज को सुर और सुरीली आवाज से सजाया जाता है। क्लासिकल मौसीकी के फरोग में घरानों की अहमियत इंतहाई अहमियत की हामिल है। शाम 84 घराने की क्लासिकी मौसीकी के हवाले से गिरा कद्र खिदमात हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ भी मौसीकी को सुनने और समझने वाले लोग मौजूद हैं वो शाम 84 की पहचान रखते हैं और इस घराने को जानते हैं। इस घराने ने क्लासिकल मौसीकी को बड़े बड़े नाम दिए हैं। इस वक्त इसी घराने के चश्म चिराग उस्ताद सलामत अली खान के पोते और शफकत सलामत अली खान के साहबजादे फैजान सलामत अली खान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हैं, बेहतरीन। फैजान, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं और ऑब्वियसली हमारे व्यूवर्स भी ये जानना चाहते हैं कि जो शाम 84 घराना है इसके बारे में बताइएगा। जी, तो शाम 84 घराना एक्चुअली एक स्कूल ऑफ म्यूजिक होता है और घराना एक अंदाज से बनता है। तो शाम 84 घराने की जो हिस्ट्री है वो 500 साल पुरानी है सर। हमारे जो एंसेस्टर थे मियाँ चांद खान, सूरज खान, उन्होंने 16th सेंचुरी में जो एम्परर अकबर का दौर था उसमें मौसीकी को शुरू किया एंड दे वर द कोर्ट म्यूजिशियन ऑफ एम्परर अकबर एट द सेम टाइम ऑफ मियाँ तानसेन जी। आपने तानसेन जी का नाम सुना होगा। तो वहाँ से हमारे घराने की शुरुआत हुई और अब मैं अपने घराने की 13th जनरेशन, उससे पहले मेरे वालिद साहब जो कि 12th जनरेशन है, शफकत अली खान साहब, रफाकत अली खान साहब जो मेरे ताया जी हैं, और लताफ़त अली खान, सखावत अली खान, ये सब लोग, शराफत अली खान साहब जो गुजर चुके हैं, मेरे भाई शुजात अली खान, हम 13th जनरेशन में, बख्त अली खान, नादिर अली खान मेरा छोटा भाई, वो भी गा रहे हैं। उससे पहले मेरे दादाजी उस्ताद सलामत अली खान साहब, नज़ाकत अली खान साहब, अख्तर अली खान साहब, जाकिर अली खान साहब। ये एक लेगेसी है, एक प्रॉपर लेगेसी है। अगर और इसका नाम शाम 84 घराना क्यों रखा गया? शाम 84 की रवायत मिलती है कि हमारे बुजुर्गों ने एक जगह पर परफॉर्म किया, एक राजा शाम थे, सही, उनके सामने चांद खान, सूरज खान ने परफॉर्म किया तो उन्होंने अपने 84 गाँव उनको गिफ्ट उनके नाम कर दिए। उनके नाम कर दिए। वहाँ से इस घराने का नाम शाम 84 घराना पड़ा। अच्छा, हम अगर आजकल के दौर की बात करें तो आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो क्लासिकल गायकी को इतना पसंद नहीं करती, इतना सुनते नहीं है जी। तो आप भी माशाल्लाह से यंग हैं, आपने इसको कैसे चूज किया, क्या सोचा? जी, सबसे ज़रूरी बात तो ये कि लेगेसी। क्लासिकल मौसीकी जो है ख़ास तौर पर इस मुल्क में, आई एम नॉट डूइंग इट फॉर मनी, आई एम डूइंग इट ओनली फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक हियर इन पाकिस्तान। एंड उसके अलावा मैं खुद भी कंटेम्प्रेरी गाता हूँ, मैं खुद पॉप गाता हूँ, कंटेम्प्रेरी भी गाता हूँ, लेकिन मैं एक जिद्दत भी कर रहा हूँ, एक एवोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि पिछले 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू फ्यूज क्लासिकल म्यूजिक विद डिफरेंट जॉनरास ऑफ म्यूजिक एंड दैट्स व्हाट आई डिड 3 years ago actually. I'm working with a label called Sufi Score. It's a very international brand label and it's promoting Indian and Pakistan artists individually. They have their office in England, Leeds. तो हम के साथ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आज मैंने 3 साल पहले एक किस्म का एक्सपेरिमेंट ही किया, एक ठुमरी को ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, मोरे नैना मेरी एक गाई हुई ठुमरी, दादाजी की गाई हुई ठुमरी थी, मैंने उसको मॉडर्न वे में जैज म्यूजिक के साथ
इन्फ्यूज करके पेश किया और लोगों को इतना पसंद आया वो। हालांकि हम भी मुझे सुनना चाहेंगे। जी वो लाजमी, मैं वो ज़रूर सुनाऊंगा आप लोगों को। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी मासेस की तरफ भी क्लासिकल म्यूजिक को लेकर हाँ, आया जाए, very क्योंकि nice। क्लासिकल म्यूजिक तो वैसे क्लास का एक म्यूजिक है, लेकिन अगर इसको हमें मासेस में लेकर आना पड़ेगा तो उसके लिए एक एवोल्यूशन चाहिए और उसके अंदर थोड़ी सी हमें जिद्दत बिल्कुल। करनी अभी पड़ेगी। क्लासिकल मौसीकी की तो एक लिमिटेड ऑडियंस जी, है, बिल्कुल। तो आप अच्छा फैजान ये बताइएगा कि आज आप क्या सुना रहे हैं, पहले उस बारे में थोड़ा बताएं। सर जैसे कि भी जिक्र हुआ है मोरे नैना का, अच्छा तो मैं थोड़ी सी वही सुना देता हूँ। जरूरी। जी जरूर। ये एक ठुमरी है एंड एथिक में सुनाऊंगा इसको प्रॉपर्ली, और हमारे घराने की बड़ी मशहूर ठुमरी है। हमने सुना है कि आप ठुमरी बहुत खूबसूरत गाते बस कोशिश करता हूँ मैं, तो आप सबकी इजाजत के साथ बिल्कुल। प्लीज। तबले पर मेरे साथ मोन है, ढोलक पर हसन है, जी, जी, साथ प्लीज। दे रहे हैं। मोरे नैना लगेगी बरसात, सजन मोहे छोड़ न जाना। मोरे नैना, मोरे नैना, नैना मोरे नैना लगेगी बरसात, सजन मोहे छोड़ न जाना। नैना 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 मोरे नैना, मोरे नैना तुमरी कारण सब जग छोड़ा, तुमरे कारण सब जग छोड़ा, तुम छोड़ न देना मोरा साथ, सजन मोरे छोड़ न जाना। मोरे नैना लगेगी बरसात, मोरे नैना, मोरे नैना, नैना वाह 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 वाह, क्या बात, क्या क्या बात कहने। है। बहुत जबरदस्त, शुक्रिया। बहुत जबरदस्त। खूबसूरत गाया आप। कितनी रियाजत करते हैं रोजाना की बुनियाद पर? जी रियाजत तो होती है, लेकिन मेरे दादाजी कहा करते थे कि जो क्लासिकल म्यूजिक है ये रियाजत से ज्यादा दुआ का काम है। हाँ वाह हाँ, वाह वाह। तो रियाज तो करना चाहिए, लेकिन दुआ भी लेनी चाहिए बुजुर्गों की। वो जो तो सुर असर आपने- सुरीला इंसान हो जाता है, लेकिन सुर में असर वो दुआ से आता है। क्या बात। आपने सलामत अली खान साहब के साथ वक्त गुजारा, कुछ ऐसा कुछ यादें हैं, कोई मेमोरी? जी एक्चुअली मैं बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हो गया, आई वाज अबाउट 3 and 4 years। तो लेकिन मुझे एक मेमोरी याद है अभी तक, एक ताल है बीट के लिहाज से क्लासिकी मौसीकी में, और वो उसको क्लासिकी मौसीकी और ख्याल गायकी का सबसे मुश्किल ताल माना जाता है, ताल तलवाड़ा। और खान साहब ने मुझे वो 4 साल की उम्र में अपने लैब में बिठा के याद करवाया, और अभी तक वो फ्रेश याद है। वाह वाह वाह। मैं उनकी टीचिंग की बात कर रहा हूँ कि ऐसी उनकी टीचिंग थी, टीचिंग्स थी। और वक्त भी गुजारने का मौका मिला। छोटा सा मुझे याद है, सबकॉन्शियस माइंड में उनकी कुछ यादें अच्छा, हैं। वालिद साहब के साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी है? जी। उनके साथ गाते हैं? जी वालिद साहब के साथ मैंने शुरू ही वालिद साहब के साथ गाना किया 2014 टीचर में, जब वालिद मैंने साहब हैं? जी मेरे टीचर मेरे वालिद साहब ही हैं, और उनके साथ ही मैंने 2014 में गाना शुरू किया एज अ डुओ, क्योंकि हमारी फैमिली में डुओ भी, जिसको जोड़ी का गाना कहते हैं, वो गाया जाता है। और एक और हमारे घराने ने एक चीज़ मुतारिफ कराई म्यूजिक वर्ल्ड को, क्लासिक म्यूजिक वर्ल्ड को, ट्रिपल सिंगिंग, जिसमें हम 2 भाई अपने वालिद साहब के साथ गाते। उससे पहले मेरे वालिद साहब शराफत अली खान साहब, जो मेरे ताया जी, और मेरे दादा उस्ताद सलामत अली खान साहब। और ये जो मैं कान को हाथ लगा रहा हूँ, मैं एहतराम। बताता चलूं, बिल्कुल, ये रिस्पेक्ट होती है। रिस्पेक्ट हाँ, होती है। एहतराम। हमारे घरानों में अगर किसी बुजुर्ग का नाम लेना, तो उसको मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि उनको भी पता लगे कि
what are our ways and what are our practices. वैसे फैजान, जब घरानों की हम बात करते हैं तो हर घराने की एक मखसूस बंदिश भी है जो उन घरानों की पहचान होती है। जी। तो शाम 84 की इस हवाले से क्या खसूसियत है? जी, शाम 84 घराने की काफ़ी चीज़ें जो हैं मखसूस हैं, और जिसमें कि हमारी पहाड़ी एक बहुत मशहूर चीज़ है, सैया बिना घर सोना। मैं ये बोलने वाला था कि सैया बिना घर सलामत अली सलामत अली गाई हुई है। हाँ। तो अगर ये सुना सकते हैं आप? जरूर, क्यों नहीं, प्लीज क्यों नहीं प्लीज सुना। प्लीज, ये प्लीज। नेकी और बड़ा पूछ पूछ। तो ठुमरी की जो गायकी, ये बताता भी चलूं हमारी ऑडियंस को, ये एक्सप्रेशंस की गायकी होती है। इसमें लफ्ज कम है, लफ्ज का जो है सुरों को बिल्कुल, हम उजागर देख रहे करना थे है, लास्ट जो आपने गाया, तो उसको ही फॉलो मैं करूंगा। जरूर जरूर। साजन वो दिन का हुए जब हम गुड़िया तुम डोर हवा चली हवा चली बिरहा की न गुड़िया रही ना डोर। हाँ सैया बिना घर सुना, सैया बिना घर सुना, सैया बिना घर सुना। सॉफ्ट रखो। सुना सैया बिना घर सुना रे सवरिया नाय, सवरिया नाय, नाय नाय, सैया बिना घर सुना। जब से बलम परदेस सिद्धारे हो, जब से बलम परदेस सिदारे हो, चैन जिया नागी पावे सवरिया नाय, सैया बिना घर सुना, सैया पदा सा गरे ग म प म ग म रे ग म प म गरे गरे सनी द नी द गरे ग म प म गरे ग म प म गरे नी रे सनी द प द नी सा रे ग म प ग म रे ग सा रे सा, सैया बिना घर सुना, सोना सैया बिना घर सोना। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत इतनी शुक्रिया सुरीली फैजान आवाज, साहब। क्या Thank you very कहने। much, बहुत शुक्रिया। बड़ा इतनी जबरदस्त आपने खूबसूरत गाया। नशिस्त का सिलसिला बहुत जारी। शुक्रिया। और आपने आज सुनो पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला, हम आपके मशहूर हैं। यकीनन हम एक और नशिस्त रखेंगे, वक्त कम था जरूर। और सुनने का बहुत मजा आ रहा था। बहुत तो शुक्रिया once again आपका। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आई एम श्योर कि आप सबने भी इंजॉय किया होगा। तो आज के लिए हमें इजाजत दें, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने देखते रहिए। साथ वालों का भी ख्याल रखें, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखें और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।
आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाकयात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।